में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज लक्ष्य सीरीज का जो है हमारा चौथा दिन होने वाला है और आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीएस का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, सुबह को आपको 6 से 7 बजे के बीच आपको ये प्रतिदिन लक्ष्य सुबह को दे दिया जाता है कि आज का लक्ष्य था 45 क्वेश्चन रीजनिंग के कर रहे थे, 45 क्वेश्चन जो है हिंदी के, 45 क्वेश्चन मैथ के, और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी गई थी। और उस टेलीग्राम का लिंक चैनल का नाम है वो है एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें जीके जीएस में, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा जितने भी वंश हैं और जहाँ से क्वेश्चन बने हैं प्राचीन इतिहास में, उन सभी बचे बचाए जो है वंशों को हम डिस्कस करेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं जल्दी से और उस टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि लक्ष्य सीरीज का ये चौथा दिन है, जिस ये क्लास आप एसएससी जीडी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जहां पर जीएस आती है, और जीएस तो लगभग हर ही एग्जाम में आती है, तो उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको नोट्स और पीडीएफ एकदम फ्री में मिल रहे हैं। अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सबसे मुख्य जो हमारे प्रमुख वंश बच गए थे पिछली क्लासों के अलावा, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और उसमें से पहला जो हमारा वंश हम कहें वो हो जाता है शुंग वंश, और ये आता है ब्राह्मण साम्राज्य के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अगर शुंग वंश की, तो शुंग वंश की जो स्थापना है वो पुष्पमित्र शुंग ने की थी और बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। कब? 186 ईसा पूर्व में, जो कि बृहद्रथ का सेनापति था और धोखे से हत्या कर दी थी, जिसके कारण जो है बाद में उसने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की और उसने बाद में जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को भी पुष्पमित्र ने हराया था और इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। इसी ने जो है पुष्पमित्र शुंग ने ही भरहूत स्तूप का भी निर्माण करवाया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम बात करें, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था प्यारे विद्यार्थियों, वो था देवभूति। कौन था? देवभूति। और इसकी हत्या वासुदेव ने की थी और वासुदेव ने इसकी हत्या करने के बाद में जो है कर्ण वंश की स्थापना की। कौन से वंश की? कर्ण वंश की स्थापना की। और कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मा। ध्यान रखेंगे, सुशर्मा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा वंश आ जाता है वो होता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की अगर हम बात करें, तो सिमुक नामक व्यक्ति ने जो है इसकी स्थापना की, और ये कब? 60 ईसा पूर्व में की। और कब की? इसने सुशर्मा की हत्या कर दी थी। अगर बात करें, सिमुक ने जो है बाद में कौन सा, इसकी हत्या करने के बाद सातवाहन वंश का निर्माण किया था। सातवाहन वंश में ही ध्यान रखेंगे आप लोग, चांदी, तांबे, सीसा और पोटीन कांसे की मुद्राएं चलाई गई। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन कांसे की जो मुद्राएं चलवाई थी वो किसने चलवाई थी? सबसे पहले तो सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाई थी। ब्राह्मणों में भूमि अनुदान देने की जो प्रथा थी सर्वप्रथम सातवाहन वंश के ही राजाओं ने शुरू की थी। अगर बात करें इनके भाषा की, तो इनकी भाषा प्राकृत हुआ करती थी और इनकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। और यह एक पितृसत्तात्मक यानी पिता सत्तात्मक, परिवार का मुखिया पिता होता था, ऐसे एक वंश हुआ करता था। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो ये आ जाता है चेदी वंश। चेदी वंश की बात करें तो अशोक की मृत्यु के बाद, सम्राट अशोक जो हुए थे मौर्य साम्राज्य में, तो उनकी मृत्यु के बाद कलिंग में उदय हुआ। किसका? चेदी वंश का जो है कलिंग में उदय हुआ। और इस वंश के एक खारवेल इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ, जो कि अति महत्वपूर्ण है, और जो कि कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। और इन्होंने ही उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण कराया। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा हम बात करें, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी वंश कौन कौन से हैं जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हिंद यूनानी, उसके बाद शक, फिर पल्लव और फिर उसके बाद कुषाण। ध्यान रखेंगे, भारत पर पहला आक्रमण जो हुआ है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 190 ईसा पूर्व में हुआ। बैक्ट्रिया का शासक था एक, जिसका नाम था डेमीट्रियस। क्या नाम था? ध्यान रखेंगे, डेमीट्रियस ने जो है भारत पर पहली बार आक्रमण 190 ईसा पूर्व में किया। इसने जो है अपनी राजधानी शाकल बनाई थी। क्या? साकल, और जिसे वर्तमान में हम सियालकोट के नाम से जानते हैं। सबसे विख्यात
जो इस वंश में हुआ है व्यक्ति, उसका नाम है मीनांडर, जिसने 165 से 145 ईसा पूर्व तक शासन किया। और इसी के साथ इसने नागसेन एक व्यक्ति थे जिनसे इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिन्हें हम नागार्जुन के भी नाम से जानते हैं। इन्हीं के अलावा बात करें, सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए। ध्यान रखेंगे चांदी, कांसे, ये इत्यादि जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ध्यान रखेंगे। चांदी के थे कौन से? चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन। कांसे की मुद्रा किसने चलवाई थी? सातवाहनों के लोगों ने, राजाओं ने। और जबकि सोने के सिक्के जो थे, सोने के सिक्के किसने? हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम जारी किए थे। प्राचीन कला इन्होंने चलाई जिसका हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। इन्होंने एक प्राचीन कला चलाई थी जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आ जाते हैं हम शकों के ऊपर। शक जो हैं, शकों ने भी शासन किया और मूलतः मध्य एशिया के ये निवासी हुआ करते थे। शक जो थे वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। और प्रथम शक जो राजा था उसका नाम था मोह। ध्यान रखेंगे, मोह। और ये चारा की खोज में, चारागाह की खोज में जो है कहाँ? भारत में आए थे। इनके अगर सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो इसका नाम था रुद्रदामन प्रथम। ध्यान रखेंगे। और ये अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। ध्यान रखेंगे, क्षत्रिय या कहीं कहीं पे देखेंगे आप क्षत्रिय या क्षत्रप, दोनों शब्द आपको लिखे मिल जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें अगर कुषाण की, तो कुषाण जो है, कुषाणों को तोखरी या यूची भी कहा जाता है। और ये एक प्रमुख वंश है एक तरीके से, जिसका संस्थापक कुजुल कडफिसेर था। कुजुल कडफिसेर, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है कुजुल कडफिसेर। कौन संस्थापक था? और इसका सबसे प्रतापी जो राजा है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, जिसका नाम है कनिष्क। इसने अपनी राजधानी जो है पुरुषपुर, यानी कि वर्तमान में बात करें तो पेशावर इसने बनाए थे। और दूसरी राजधानी इसने बाद में मथुरा अपनी स्थानांतरित कर ली थी। इसी की बात करें अगर, तो ये जो है 78 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा। और तभी जब गद्दी पर बैठा तब इसने शक संवत चलाया, जो कि भारत सरकार वर्तमान में भी इस शक संवत को प्रयोग में ला रही है। इसके अलावा बात करें बौद्ध धर्म की चौथी संगीति जो है, बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति थी वो कनिष्क के ही काल में हुई थी। और ये कनिष्क जो था महायान संप्रदाय को मानने वाला राजा था। इसके अलावा बात करें ये चौथी संगीति हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ध्यान रखें, कुंडलवन कश्मीर। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। कुषाणों ने जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कनिष्क का राजवैद्य था जिसका नाम था चरक। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। और इसी ने एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी था जिसे हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। इसी के दरबार में, कनिष्क के ही दरबार में एक का राज कवि रहते थे जिनका नाम था अश्वघोष, और जिन्होंने बुद्ध चरित पुस्तक लिखी थी। इनके अलावा बात करें अगर हम, वसुमित्र, पार्श्व और नागार्जुन, महाचेत और कौन है? संरक्षक, ये कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। और नागार्जुन जो है, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी माध्यमिक सूत्र, इसी में सापेक्षता का जो आप सिद्धांत पढ़ते हैं उसका वर्णन हुआ है। यहीं पर बात करें अगर कनिष्क की मृत्यु की, तो 102 ईस्वी में। देखिए बहुत से विद्यार्थी, अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जो ईस्वी और ईसा पूर्व में कन्फ्यूज है, उसे नहीं समझ में आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि हाँ वाकई में हमको कन्फ्यूजन है। मैं एक छोटी सी वीडियो बना करके आपको पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आपको ईस्वी और ईसा पूर्व में ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर बात करें कुषाण वंश का अंतिम जो शासक था वो वासुदेव था। कौन था? ध्यान रखेंगे, अंतिम जो शासक था वो वासुदेव था। और कुषाण वंश के राजा अपने आप को देवपुत्र कहा करते थे। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। इसके अलावा हम बात करें कुषाण वंश के जो कनिष्क थे, उसने रेशम मार्ग का भी निर्माण कराया था। और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का, ध्यान रखें, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण जो है कुषाण वंश में हुआ था। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करें तो संस्थापक कौन है? श्री गुप्त हैं, जो कि 240 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और 280 तक शासन किया, यानी कि लगभग 40 वर्षों तक उसने शासन किया। महान सम्राट जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। वो चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे थे। ध्यान रखेंगे, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे थे और ये कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि 320
ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। क्या की थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली थी। और इसी का एक उत्तराधिकारी था, इसका नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने उत्तर में, यानी उत्तर को क्या आर्यावर्त कहा जाता था, जबकि दक्षिण में 12 शासकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। और इसीलिए इसको जो है भारत का नेपोलियन, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत और कविराज इत्यादि नाम से जाना जाता है। और ये जो था कौन? समुद्रगुप्त ये था, ये विष्णु का उपासक हुआ करता था। इसके अलावा बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और इसका शासनकाल में ही जो है चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। कौन? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो कुमारगुप्त ने करवाई थी। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर जो आपसे पूछे गए परीक्षाओं में, तो देखिए शिव मंदिर 2 हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। शिव मंदिर 2 हैं, एक भोमरा नागौद मध्य प्रदेश में है और एक खोह नागौद मध्य प्रदेश। एक ही डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक खोह में, एक भोमरा में शिव मंदिर 2 हैं। पार्वती मंदिर जो नैना कुठार मध्य प्रदेश में, ये भी है। इसके अलावा विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर, ललितपुर जो एमपी नहीं होगा, यहाँ पर यूपी होगा, ध्यान रखेंगे। ये एमपी धोखे से लिख गया, यहाँ पर क्या होगा? यूपी होगा। ये इसे हटा लीजिएगा, इसे जो है ललितपुर यहाँ पर लिखिए, यूपी लिख लीजिएगा। लक्ष्मण मंदिर जो है भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में, ये भी है। अजंता की गुफाओं की बात करें तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। इसके अलावा हम बात करें पुष्पभूति या वर्धन वंश की, जिसका जो संस्थापक था वो पुष्पभूति था, जिसने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर बनाई थी। इसके अलावा बात करें चीनी यात्री हुआनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में ही जो है भारत आया था। और इसी का दरबारी कवि एक थे बाणभट्ट, जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी। अगर आपसे पूछ ले कि बाणभट्ट के गुरु कौन थे, तो ये भरचू थे। कौन थे? भरचू, ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत के अगर हम प्रमुख राजवंशों की बात करें तो उसमें आ जाता पल्लव वंश, जो कि अति महत्वपूर्ण है। संस्थापक जो थे वो सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु थे। संस्थापक इसके कौन थे? सिंह विष्णु थे, जिन्होंने 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया। राजधानी उन्होंने कांची, जो कि कांचीपुरम कहाँ पर? तमिलनाडु में है, वो इन्होंने जो है राजधानी बनाई थी। और ये वैष्णव धर्म को मानने वाला राजा था। इसके अलावा चोल वंश से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो चोल वंश की बात करें तो संस्थापक इसे विजयालय था। कौन था? जिसने 850 से 870, यहाँ पर 87 लग गया, ये 870 होगा, ध्यान रखेंगे। 870 ईस्वी जो है शासन किया। राजधानी तंजाय जिसे कि तंजौर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें, स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये चोलों की प्रमुख विशेषता थी और इन्होंने इस बात पर जोर भी दिया था। अगर हम बात करें चोल के काल में भूमि के कई प्रकार हुआ करते थे, जैसे बेल्लनवगाई की बात करें तो किसी स्वामी की भी भूमि होती थी और ये गैर ब्राह्मण हुआ करते थे। कैसे गैर ब्राह्मण? इसमें चाहे तो लिख लीजिए, यहाँ पर गैर ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन? गैर ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन? किसी स्वामी की भूमि, बेल्लनवगाई किसी स्वामी की भूमि हुआ करती थी, किसान स्वामी होगा यहाँ पर। इसके अलावा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्राह्मदेय कहते थे। पलिच्छदम की बात करें तो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि पलिच्छदम कहलाती थी। देवदानी अगर बात करें तो मंदिरों को दी गई भूमि ये कहलाती थी। इसके अलावा सालाभोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के एसएससी जीडी एग्जाम में कि सालाभोग क्या है। तो ये विद्यालयों के लिए जो है भूमि या संस्थानों के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? सालाभोग कहते थे। इसके अलावा बात करें पाल वंश की, तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, बौद्ध धर्म को अनुयायी था। राजधानी इसने मुंगेर में बनाई थी। और अगर पाल वंश के सबसे महान शासक की बात करें तो धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है नींव रखी थी, यानी कि स्थापना इसने कराई
थी। अगर हम बात करें चौहान वंश की या चाहमान वंश की, तो इसका संस्थापक वासुदेव था, जिसने अपनी राजधानी अहिच्छत्र बनाई थी और बाद में यह राजधानी अजमेर बनाई। और अजमेर तब बनाई जब अजमेर को इसने बसाया था। ठीक है, अजमेर को पहले बसाया, फिर उसी को राजधानी अपनी बनाया। इसके अलावा बात करें पृथ्वीराज तृतीय जो है अंतिम शासक था इसका चौहान वंश का, और इसी के शासनकाल में चंद्रबरदाई रहता था, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। तराइन के युद्ध हुए हैं, इन्हीं से संबंधित हैं 2 युद्ध हुए हैं तराइन के प्रमुख। अगर बात करें पहला तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1991 में हुआ। किसके मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य, युद्ध धोखे से निकल गया मुंह से, किसके? गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुए। और जबकि दूसरा 1992 में 1 साल बाद हुआ, तो उसमें पृथ्वीराज हार गए और गौरी जीत गया। इसके अलावा बात करें सिसोदिया वंश की अगर हम, तो सिसोदिया वंश खुद को सूर्यवंशी कहते थे, मेवाड़ पर शासन करते थे और इनकी राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। खतौली का एक युद्ध हुआ जो कि 1518 ईस्वी में हुआ, और किस किस के मध्य हुआ? तो ध्यान रखेंगे, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें राणा सांगा विजय हुए। उम्मीद है यहाँ तक के सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। प्राचीन इतिहास से एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं, उनसे रिलेटेड और उनसे जितने भी क्वेश्चन और बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में, उन सभी फैक्ट के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस की। उम्मीद है इन 4 वीडियो में जो है आप लगभग 12-13 मिनट की और अधिकतम 15 मिनट की जो वीडियो हैं, उसमें आपका पूरा प्राचीन इतिहास, यानी कि अगर हम 15-15 मिनट की मान लें तो 1 घंटे में आपका पूरा प्राचीन इतिहास बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचा देना, ताकि इस क्लास का प्रमुख लक्ष्य ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में विद्यार्थी जुड़े और इसका फ़ायदा ले पाएँ, क्योंकि बहुत ही बेहतर कंटेंट आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि हमारे काम की चीज़ें हैं, तभी आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जैसे भी क्लास अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे कल फिर सुबह 6 बजे। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।